ओए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अचानक रुक गया, पता ना क्या दिक्कत आ गई। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष आपको याद रखना है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सॉरी ये नहीं होगा जी। भारत में वित्तीय वर्ष है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आपको नया अंग्रेजी वाला हो गया, ऊपर वाला अंग्रेज वाला हो गया। भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 जनवरी मारिएगा तो गलत हो जाएगा, 1 अप्रैल मारना है, ठीक है। आगे, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति आय हो सबसे अधिक है? तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका घ हो जाएगा गोवा, ठीक है ना, गोवा, ठीक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? बिहार के जिले की बात हुई तो पटना आपको मारना है। क्या हो जाएगा? पटना। पटना जिला में सबसे अधिक लोग क्या है, जो आय है वो अधिक है पटना जिला में, ठीक। अगला है उत्पादन एवं आय का गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो उत्पादन एवं आय की गणना विधि वह आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज भी है जी, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक है। ऑप्शन घ हो जाएगा, तीनों है। ऑप्शन इसमें आपका घ हो जाएगा, तीनों का तीनों है। आ रहा है समझ में? ये आपके टोटल 5 प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पर हाईलाइट हो रखा है वहाँ वहाँ आपको भरना था, ठीक है ना। जहाँ जहाँ यहाँ पर क्या हो रखा था, हाईलाइट हुआ है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा रेकरिंग लगा है यहाँ पर, वहीं आपको भरना था। तो बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, ठीक है ना। उत्पादन एवं आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। एक चक्रीय समूह क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की प्रक्रिया क्या होती है? पूरी होती है। ये विकास आ गया क्या? 2 बार विकास आ गया, होने से विकास की क्रिया पूरी होती है, 1 बार विकास रहेगा। आगे बिहार में 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद 11.03% हो गया। 2008-9 की बात हो रही है, ठीक है ना। कितना हो गया? 11.03% हो गया था, ठीक है ना। टोटल 5 ही भरने वाले थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको सही गलत यहाँ करना होगा। सही गलत इसमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो पहला है, राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करते हैं। आपका गलत हो जाएगा, करते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। गलत है जी। भारत अमेरिका से काफ़ी जो अमेरिका है भारत से काफ़ी आगे है, बराबर नहीं है। दादा भाई नेरोजी के अनुसार 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। सही है। 1968 में 1968 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना थी? 20 रुपया। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सही है, इसलिए तो इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो बिहार में भी सबसे अधिक लोग कृषि पर आश्रित हैं। सबसे अधिक लोग कृषि पर आश्रित है। किस कृषि पर आश्रित है? तो बिहार के लिए क्या सही है, ठीक है ना। सबसे अधिक सर्वाधिक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा संक्षिप्त रूप को पूरा करें, यानी कुछ फुल फॉर्म आपको दिए गए हैं, शॉर्टकट उसका लिखा गया है, आपको उसका पूरा नाम बताना। ये एक को देखते हैं काफ़ी आसान भाषा में। पहला जीडीपी, इसका जो पूरा नाम होता है, कलर थोड़ा सा यूनिक कर लें, तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, ये हर साल एक आता है, एक वाला एकदम इसमें का फुल फॉर्म में क्वेश्चन आते रहता है। पीसीएल, तो पीसीएल का फुल फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम लेवल, ठीक है। आगे है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीएसओ का पूरा नाम सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे है आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी आएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मारेंगे, एनएनपी आएगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे है एनआई, नेशनल इनकम। आगे है ईडीआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है ना। सबका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, 1-2 बार करिएगा याद हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। इस चैप्टर के यहाँ से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो एक एक प्रश्न को काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग नोट करिएगा ताकि दिक्कत ना है। पहला, आय से आप क्या समझते हैं? आय क्या होता है, आय के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। आय के बारे में, आइए आय के बारे में आपको बताते हैं ताकि दिक्कत ना है। ये क्या है जी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात है। करें किसी व्यक्ति या देश द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित की गई धनराशि को आय कहते हैं। किसी व्यक्ति या किसी देश द्वारा निश्चित अवधि में अर्जित की गई धनराशि को क्या बोलते हैं? आय कहते हैं, ठीक है। यह मजदूरी, ब्याज, लाभ या किराए के रूप में हो सकती है। आय जीवन निर्वाह और आर्थिक स्थिति का मुख्य संकेतक है। जीवन निर्वाह और आर्थिक स्थिति क्या है? मुख्य संकेतक है। दूसरा प्रश्न आपका, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? आपको यह बताना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? देखिए, करें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वह कुल मूल्य है जो किसी देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होता है। यह देश की आर्थिक प्रगति को मापने का मुख्य सूचक है, ठीक है ना। कौन कॉल करता है? क्लास में ही कॉल आ जाता है। चलिए साइलेंट हो जाए। ओफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जीडीपी के बारे में बताना है। तो जीडीपी वह मूल्य है जो किसी देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में सभी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होता है। यह देश की आर्थिक प्रगति को मापने का मुख्य सूचक है, ठीक है ना। मापने का क्या है? मुख्य सूचक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, जीडीपी के बारे में आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा प्रति व्यक्ति आय। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय। हर हाल में इसको पूरा कर लीजिएगा। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एकदम लॉलीपॉप परिभाषा भी है। यह दर्शाती है कि औसतन एक व्यक्ति कितनी आय अर्जित कर रहा है। मतलब इससे हम लोग यह पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है भारत का, वो एक व्यक्ति वह कितनी आय अर्जित कर रहा है। तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है ना। आगे 4 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किन के द्वारा की गई? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना कब और किसके द्वारा की गई? देखिए, तो भारत में राष्ट्रीय आय की पहली गणना 1949 से 50 में यहाँ पर आपका प्रोफेसर वी के आर वी राव के नेतृत्व में की गई। उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय आय का पहला व्यवस्थित अनुमान प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा? आपको बताना है प्रोफेसर वी। प्रोफेसर, आपका प्रोफेसर कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर, यहाँ पे इस पो से प्रोफेसर होता है, ठीक है। यहाँ से प्रोफेसर क्या लिख दिए जी? फेसर होगा ना जी। प्रोफेसर क्या आ जा रहा है जी? पूरा मिटाते हैं, चल जा। प्रोफेसर कौन है आपके? तो हो जाएंगे वी के आर वी राव के द्वारा क्या किया गया था? पहला जो एक तरह से राष्ट्रीय आय है उसका एक तरह से क्या किया गया था? गणना किया गया था। आ रहा है समझ में? इसको व्यवस्थित अनुमान लगाया गया था। पहला। दूसरा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है किस संस्था के द्वारा होती है आपको बताना है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा की जाती है, जो सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जो सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? काम करता है, ठीक है ना। आगे 6 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों को आपको यहाँ से वर्णन करना है। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र का बड़ा भाग, पर पर्याप्त आंकड़े की कमी और उपभोग में अंतर और गैर दस्तावेजी आय जैसी कठिनाइयाँ आती हैं। इससे सटीक गणना करना कठिन हो जाता है। इसे जो हमारा सटीक एक तरह से गणना करना है तो काफ़ी एक तरह से कठिन आ जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ का वर्णन करें तो कठिनाइयाँ क्या क्या आता है? तो सबसे पहला, बड़ा भाग, भारत का बड़ा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। पर्याप्त आंकड़ों की कमी हो जाती है,
उपभोग में अंतर हो जाता है, उपभोग में अंतर हो जाता है। गैर दस्तावेजी आय जैसे कठिनाइयाँ ये सभी काफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय को एक तरह से गणना करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक 7 नंबर प्रश्न मिलेगा, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। जो आय होता है, आय का मतलब जो हम पैसा कमाते हैं उसके गरीबी के साथ संबंध देखिए। कह रहे हैं कि आय जितनी कम होगी व्यक्ति उतना ही गरीब माना जाएगा। आय जितनी कम होगी, जितना पैसा हम कम कमाएंगे उतना गरीब माना जाएंगे हमको। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जनसंख्या उनकी आय पर निर्भर करती है। आय बढ़ने से गरीबी कम होती है। आय बढ़ने से क्या होगी, गरीबी कम होगी। आय घटेगा, गरीबी बढ़ जाएगी। आ रहा समझ में, जितना पैसा कमाएंगे उतना गरीबी कम हो जाएगी, और जितना पैसा कम कमाएंगे गरीबी बढ़ जाएगी। आ रहा समझ में। तो इसका जो संबंध है काफ़ी एक तरह करीबी संबंध है, आय और गरीबी का काफ़ी करीबी संबंध है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपके लघु उत्तरीय के प्रश्न खत्म हो जाएंगे। यहाँ से शुरू होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। देखिए, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम 100 से लेकर 150 शब्दों में लिखना पड़ता है। 100 शब्द से कम रहेगा नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कम से कम उतना। देखिए, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य देश में राष्ट्रीय आय और इस संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाना था, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य तो क्या था, तो आपको इसका जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और उसके संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से क्या करना, अनुमान लगाना वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है। आगे हम समिति ने राष्ट्रीय आय की स्पष्ट परिभाषा, उसकी गणना की विधियाँ और उनके स्रोत निर्धारित किए। इसका नेतृत्व प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव ने किया, ठीक है ना। और इन्होंने ही भारत ने प्रथम एक तरह से राष्ट्रीय आय गणना कौन लगाया था, प्रोफेसर वी.के. आर.वी. राव, ठीक है। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों से आय का आकलन करने यह बताने का प्रयास किया कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इससे सरकार की योजना निर्माण में मदद मिली। इससे सरकार को योजना निर्माण करने में क्या मदद मिली, क्योंकि सरकार को इससे यह पता लग जाएगा कि देश में क्या कमी है, ठीक है ना, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है। इन सभी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, सरकार को आसानी से पता लग जाएगा। आ रहा है समझ में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का निर्माण किया, गठन किया। तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था हमने भी बताया। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सरकार को मतलब सटीक आंकड़ा मिले, सरकार को क्या मिले, सटीक आंकड़ा मिले। एक तरह से या मतलब सरकार को सही तरीके से जब आंकड़ा मिलेगा तो सरकार यह पता लगाएगा कि किस क्षेत्र में कमी है, किस क्षेत्र में हमको ज़्यादा जोर देने का एक तरह से काम है। आ रहा है समझ में। चलिए, तो इसको आप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आय उससे संबंधित आंकड़ों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाने से क्या था, मुख्य उद्देश्य था, हमने यहाँ भी बताया। देखिए, उसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय और इससे संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करना सरकार के सामने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर एक दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न मिलेगा। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है आपको, और इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी। देखिए, ये तो काफ़ी आंसर काफ़ी छोटा लग रहा है जी, क्या बात है, इतना छोटा आंसर कहाँ से आ गया। चलिए, इसको आप लोग बताते हैं ट्रिक। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में आंसर में राष्ट्रीय आय हेडिंग देना है आपको। देखिए, राष्ट्रीय आय उस कुल आर्थिक मूल्य को कहते हैं जो एक देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होता है। वस्तु या सेवाओं के उत्पादन से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय आय की प्रमुख गणना विधियाँ, यहाँ आपको लिखना है नीचे, राष्ट्रीय आय की प्रमुख गणना विधियाँ निम्नलिखित है, ऐसे कर लीजिएगा, एक लाइन और आपका बढ़ जाएगा। पहला, उत्पादन विधि। सभी वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है। इसमें उत्पादन विधि में क्या होता है, जितनी वस्तु का हमारा निर्माण होता है, वस्तु या सेवाओं के कुल उत्पादन का मूल्य इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। उसमें जितना भी लागत होता है इसमें जोड़ा जाता है। आगे व्यय विधि में कह रहे हैं कि उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और निर्यात आयात को जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है,
उसके ट्रांसपोर्ट में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना कुछ खर्च आता है, उसको इसमें उपभोग निवेश सरकारी खर्च टैक्स भी देना पड़ता है, उसको भी जोड़ा जाता है। निर्यात आयात इन सबको जोड़ा जाता है। आय विधि में क्या होता है, मजदूरी ब्याज किराया लाभ जैसे प्रति व्यक्ति आयों को इसमें जोड़ने का काम किया जाता है। आ रहा है समझ में। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा आपको देना है, दे दिया हमने राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, यहाँ तक परिभाषा। इसके गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी, तो गणना की प्रमुख विधियाँ उत्पादन विधि आपको याद, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि, ये सभी इसकी क्या है प्रमुख विधियाँ है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ऐसे भी तैयार कर लेते हैं तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आप इसको और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, ये आपके बुक में भी स्पष्ट दे रखा है। आगे बढ़ेंगे तो आपको 3 नंबर प्रश्न मिलेगा। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में आपको अंतर बताना है। देखिए, तो यहाँ से कॉलम मस्त बना लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय और इसमें राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है, कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला परिभाषा देखेंगे, करेंगे देश की कुल आय एक वर्ष में, देश की कुल आय एक वर्ष में हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, और कुल आय को जनसंख्या से भाग देने पर देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय का पता लग जाता है। आगे देखेंगे गणना, सभी क्षेत्रों का आय जोड़कर राष्ट्रीय आय गणना किया जाता है। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर इसका गणना किया जाता है। ठीक है ना, आंसर काफ़ी मतलब सटीक तरीके से, कैमरा के बाहर हम चले जा रहे हैं क्या जी। आगे उद्देश्य करेंगे, देश की समग्र आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। देश की समग्र आर्थिक स्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। नागरिकों की औसत और आर्थिक स्थिति को बताता है। नागरिकों की औसत, और मतलब इसमें किसी प्रश्नों के बारे में हम लोग बता सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय है और यह देश लेवल का बात हो रहा है, देश का बताएगा, ये प्रति व्यक्ति आय को बता देगा। उपयोग देखेंगे, नीति निर्धारण और योजना निर्माण में, जीवन स्तर के आकलन में, ये प्रति व्यक्ति के जीवन के बारे में बता सकते हैं, इसमें योजना के बारे में देश लेवल का है। तो इसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी कुछ अंतर है, आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आपको एक 4 नंबर प्रश्न मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा गया आपसे। देखिए, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ है देश की उत्पादन क्षमता और आर्थिक संसाधनों में वृद्धि। इससे सरकार के पास अधिक राजस्व आता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई जैसी सेवाओं में सुधार होता है। इन सब में क्या होता है, सुधार देखने को मिलता है। आगे देखेंगे लाभ, करेंगे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रोजगार के अवसर क्या होते हैं, एक तरह से बढ़ते हैं। गरीबी घटती है, गरीबी क्या होती है, घटती है। निवेश और विदेशी पूंजी में वृद्धि होती है। निवेश और विदेशी पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। जीवन स्तर ऊंचा होता है। ठीक है ना, इसके लाभ है, राष्ट्रीय आय के लाभ है। ठीक है ना, इस प्रकार राष्ट्रीय आय को बढ़ाना देश के सर्वांगीण विकास का संकेतक है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाएंगे तो देश भी हमारा क्या होगा, काफ़ी विकसित होगा। देश भी क्या होगा, काफ़ी विकसित देखने को मिलेगा। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक 5 नंबर प्रश्न मिलेगा। विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसमें संक्षिप्त रूप से आपको इसको कवर करना है। देखिए, तो प्रति व्यक्ति आय यह दर्शाती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को औसतन कितनी आय प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, विकास में प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन देखिए घुमा रहा है। इसमें प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया था, इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा गया था, इसमें दोनों के बारे में पूछा गया था, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय। इसमें आपका राष्ट्रीय आय, इसमें राष्ट्रीय आय है, इसमें आपका क्या है, इसमें भी राष्ट्रीय आय है। देखिए, मतलब 5 को दीर्घ उत्तरी है और 5 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, 5 से मिक्स। तो ये क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करिए, 5 में आपका काम करेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 5 का टॉपिक एक ही मिलता जुलता है, प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय। तो ये कोई बढ़िया सा पकड़ के इसी को कवर कर लीजिए। कहाँ गया अंतर वाला, इसको हर हाल में कवर कर लीजिएगा, अंतर वाला। ये 5 में काम करेगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि जब प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो इसको लिख देंगे, इतना का बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। जब आपका राष्ट्रीय आय पूछेगा तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। आ रहा है समझ में। इस क्वेश्चन को कवर करिए, बाकी आपका 5 बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको हर हाल में इसको कवर करिए। ठीक है, यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख महत्वपूर्ण संकेतक है। यदि हम आय बढ़ रही है तो मनाते लोगों का जीवन सुधर रहा है। आय बढ़ रहा है, लोगों का जीवन सुधर रहा है। आय घट रहा है, लोगों का जीवन मतलब खतरे में है। ऐसे बस नॉर्मल से क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं इसमें। लेकिन केवल प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना विकास नहीं कहलाता है। केवल प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना विकास नहीं कहलाता है, जब तक कि आय की समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं में सुधार न हो। इसलिए यह विकास
का आधार जरूरी है पर अकेला सूचक नहीं, पर अकेला सूचक नहीं। केवल एक आदमी का अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, आय बढ़ाए थे तो उसका विकास नहीं होगा केवल आय बढ़ाने से, साथ ही उसको शिक्षा, समानता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, समानता पर अधिकार देना पड़ेगा, तब जाके किसी क्षेत्र का विकास संभव है। तो टोटल इसमें इतने थे। इसके अब एक और प्रश्न है क्या जी? चलिए एक लास्ट इसमें प्रश्न है 6 नंबर। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन करें। क्या प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि है, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? देखिए हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं। ठीक है, यदि जनसंख्या स्थिर रहे और राष्ट्रीय आय बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन में बढ़ेगा। उत्पादन में क्या होगा, एक तरह से बढ़ेगा, जिससे पुनः राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, पुनः राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। आर समझ में, दोनों एक दूसरे के पूरक है, उल्टा है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो एक दूसरा भी बढ़ेगा, आ रहा है समझ में। लेकिन ये जनसंख्या तेजी से बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, एक दूसरे को उल्टा होते रहता है, एक बढ़ेगा तो घटेगा, वो बढ़ेगा तो घटेगा, भले ही राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो। इसलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है, दोनों के बीच क्या है, संतुलन आवश्यक है। आ रहा है समझ में। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, टोटल 6 दीर्घोत्तरी थे जिसको हमने बताने का आपको प्रयास किया, 6 दीर्घोत्तरी। उसके बाद बात करें तो 7 आपके लघु उत्तरी के प्रश्न थे, 7 तो हमने आपको कराया। उसके बाद आपके ये वाला फुल फॉर्म था, हमने सबका फुल फॉर्म आपको बताया, सही गलत भरने वाला ऑब्जेक्टिव, लगभग सब कुछ हमने आपको इस चैप्टर करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत अभी देखने को मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।